वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। पिछली क्लास में हमने रेखित पेशियों के बारे में पढ़ा था। रेखित पेशियों को हम जो है स्ट्रिप्टेड मसल्स भी कहते हैं। और रेखित पेशियां क्या होती है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रेखित पेशियां क्या होती हैं, ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रेखित पेशियां कहते हैं। आज बात करेंगे अरेखित पेशियाओं की। अरेखित पेशियां क्या होती हैं, इनको इंग्लिश में अनस्ट्रिप्टेड मसल्स कहा जाता है। इनको अनस्ट्रिप्टेड मसल्स अरेखित पेशियां कहा जाता है। अरेखित पेशियों का संचालन जीवधारियों की इच्छा के अनुसार नहीं होता, अर्थात ये जो अरेखित पेशियां होती हैं ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। ये जो होती हैं नर्वस सिस्टम के तंत्रिका तंत्र के आधार पर चलती हैं, अर्थात तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में चलती हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, अर्थात हम अपनी इच्छा के अनुसार इन मसल्स को नहीं चला सकते, इन पेशियों को हम नहीं चला सकते हैं। अरेखित पेशियों का संचालन जीवधारियों की इच्छा के अनुसार नहीं होता। इसमें आ शब्द लगा हुआ है। आ का अर्थ होता है, आ शब्द अगर कहीं भी लग जाए तो इसका अर्थ होता है नहीं। अरेखित पेशियां यानी कि ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं, उनको अरेखित पेशियां कहते हैं। और इनको अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, इसलिए इनको अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये पेशी कोशिका पतली लंबी तुर्क के समान होती है था। ऐसी पेशियों में, ऐसे ऊतकों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो पतली होती हैं और ये जो है लंबी होती हैं, तुर्क रूपी होती हैं। ये देखिए, ये तुर्क रूपी दिखा दिया है, स्पिंडल शेप होता है। ये स्पिंडल शेप इस तरीके से बनाया जाता है, इसको तुर्क रूपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तुर्क रूपी कहते हैं। ये स्पिंडल के आकार की होती है अर्थात तुर्क के आकार की होती है। इनमें कोशिका द्रव्य तथा एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो है अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य बना रहता है और बीच में यहाँ पर ये केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है ये केंद्रक है, इसमें बीच में एक केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के इस कोशिका के चारों ओर जो तरल पदार्थ भरा होता है इसको हम सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मा। सार्कोप्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है जो इन कोशिकाओं में भरा रहता है। जैसे वहां पर पिछले अपने जितने भी ऊतक पढ़े थे उसमें क्या भरा रहता था? मैट्रिक्स भरा रहता था। ठीक है, तो इसमें क्या है? सार्कोप्लाज्मा भरा हुआ है और इसको हम पेशी तंतु यानी कि मसल फाइबर कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, धागेनुमा स्ट्रक्चर, इनको पेशी तंतु या मसल फाइबर कहते हैं। यही एक दूसरे से खींचने का काम करते हैं। बीच में केंद्रक होता है, तरल पदार्थ जो भरा होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। यह केंद्रक के समीप होता है, ये सार्कोप्लाज्मा होता है, ये केंद्रक के निकट पाया जाता है, केंद्रक के समीप पाया जाता है। शेष कोशिका द्रव्य लंबी पहिए धारियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बाकी जितना भी कोशिका द्रव्य है ये जो है बड़ी बड़ी धारियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पेशी तंतु कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पेशी तंतु कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं। ये फाइबर्स बना रहते हैं, धागेनुमा संरचना होते हैं। ये तंतु पेशियों में कुंचनशीलता उत्पन्न करते हैं। ये जो होते हैं पेशियों में क्या करते हैं? कुंचनशीलता, कॉन्ट्रैक्टिविटी उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से इसमें तनाव की स्थिति आती है। ये तंतु पेशियों में कुंचनशीलता उत्पन्न करते हैं तथा ये कहां-कहां पर पाए जाते हैं? देखिए, आप कैसे पहचानेंगे अरेखित पेशियां हमारे शरीर में कहां-कहां पाई जाती हैं? बात सीधी सी है कि जो भी मसल्स या जो भी पेशी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल पाएगी, वहां पर कैसी पेशियां होंगी? वो अरेखित पेशियां होंगी या अनैच्छिक पेशियां होंगी। उनको क्या बोलेंगे हम? अनैच्छिक पेशियां बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे अंदर स्टमक के अंदर जो भी मूवमेंट होते हैं, जो भी गतियां होती हैं, क्रमाकुंचन जो गतियां होती हैं, वो सब गतियां किस कारण होंगी? इन्हीं अरेखित पेशियों के कारण, क्योंकि वो हमारी इच्छा के कंट्रोल से बाहर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आहार नाल में पाई जाएंगी। ये कहाँ पाई जाएंगी? आहार नाल इंटेस्टाइन में पाई जाएंगी, मूत्राशय में पाई जाएंगी, यूटेरस में पाई जाएंगी और पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में पाई जाएंगी। पित्ताशय किसे बोलते हैं? गॉल ब्लैडर को बोलते हैं। गॉल ब्लैडर किसका निर्माण करता है?
गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। जनन वाहिकाओं में पाई जाएगी, ये जनन वाहिकाओं में भी पाई जाती है, श्वास नली में भी पाई जाती है, फेफड़ों में पाई जाती है, तथा ये रक्त वाहिनियां, जितनी भी हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियां होती हैं, पूरी रक्त वाहिनियों में ये पाई जाती है, उनकी भित्तियों में पाई जाती है, उनकी वॉल में पाई जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आरेखित पेशी कहते हैं। इस पूरी आरेखित पेशी का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रखा है। ये आप जो धागेनुमा संरचना देख रहे हैं, ये जो धागेनुमा संरचना देख रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, पेशी तंतु होते हैं। इन पेशी तंतु में बीच बीच में केंद्रक पाए जाते हैं, ये केंद्रक दिख रहे होंगे आपको, ये केंद्रक पाए जाते हैं। इस तरीके से इस पेशी के बीच बीच में केंद्रक पाए जाते हैं, ये केंद्रक, और इसमें जो पट्टियां पड़ी होती हैं, इसमें जो ये जो फाइबर धागेनुमा संरचना होती है, इसमें कुछ पट्टियां गाढ़ी होती हैं, कुछ हल्की होती है। ये देखिए हल्की पट्टियां हैं और ये गाढ़ी पट्टियां हैं, ठीक है, हल्की और गाढ़ी पट्टियां होती हैं। और इसके एक धागे को हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। एक धागे को क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स बोलते हैं, और मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। और इसमें जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। और ये जो मायोफिब्रिल्स होता है, इसकी जो ऊपर की कवरिंग होती है, इसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। तो ये था आरेखित पेशी का स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल ओवर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज बात करेंगे हृदय पेशियां अर्थात कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मींस होता है हार्ट, और इनको हम हृदय पेशियां कहते हैं। ये पेशियां जो है रेखित तथा आरेखित पेशियों से कुछ अलग होती हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। हृदय पेशियां क्या होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि हृदय जो होता है मनुष्य में, जो हृदय होता है, ये किसका काम करता है, ये हमारे शरीर में रक्त को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है हृदय, ठीक है। और हृदय जो है जीवन पर्यंत बीट करता रहता है, जीवन पर्यंत इसकी जो पेशियां होती हैं वो निरंतर कार्य करती रहती हैं, बिना थकावट के ये निरंतर कार्य करती रहती हैं। इसलिए कि हृदय की जो पेशियां होती हैं कुछ अलग प्रकार की होती हैं। चलिए जानते हैं हृदय पेशियों के बारे में। हृदय पेशियां, ये पेशियां केवल हृदय की मांसल भित्तियों में पाई जाती हैं और शाखान्वित होती हैं। ये जो पेशियां होती हैं, हृदय पेशियां हृदय की मांसल भित्तियों में पाई जाती है। अंदर की जो भित्तियां होती है, वॉल होती है, हार्ट की जो वॉल होती है, उस वॉल में पाई जाती है, और ये शाखान्वित होती है, ब्रांच होती है, अर्थात ये अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। ये शाखाएं आपस में मिलकर एक जाल का निर्माण कर लेती हैं। जो ये शाखाएं होती हैं, जो ब्रांच होती हैं, ये आपस में मिलकर एक नेट का निर्माण कर लेती हैं, एक जाल का निर्माण कर लेती हैं। ये पेशियां इन पेशियों में एक एक केंद्रक उपस्थित होता है। इन पेशियों में ये देखिए केंद्रक उपस्थित होता है, इस तरीके से इनका जो केंद्रक होता है इस तरीके से उपस्थित होता है। कोशिकाएं अलग अलग होती हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, लेकिन केंद्रक एक दूसरे से अलग होता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो केंद्रक होता है, ये जो है अंतर्विष्ट पट्टियों द्वारा अलग होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल यही एक पेशी होती है, हृदय की ही एक ऐसी पेशी होती है जिसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, और किसी भी पेशियों में इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं पाई जाती। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हृदय में अंतर्विष्ट पट्टियां पाई जाती हैं, इनको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ये केवल हृदय की पेशियों में पाई जाती है। ये करती क्या है, ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, ये दो न्यूक्लियस को, दो केंद्रक को एक दूसरे से अलग करने का काम करती है। अर्थात दो केंद्रक के बीच में क्या पाई जाएगी, इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाएगी, ठीक है। एक केंद्रक दूसरे केंद्रक से इंटरकैलेटेड डिस्क वाला अलग रहते हैं। ये पेशियां स्वतः ही संकुचन करती हैं। ये पेशियां जो होती हैं अपने आप ही संकुचन करती हैं, और ये जो पेशियां होती हैं एक ही लय में जीवन भर चलती रहती है, थकती
नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो हृदय की पेशियां होती हैं इसमें रेखित अथवा अरेखित पेशियों दोनों के गुण पाए जाते हैं। याद रखिएगा आप कि हृदय की पेशियां जो होती हैं रेखित तथा अरेखित दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। ये रेखित पेशियां हैं और ये अरेखित पेशियां हैं। इसको हम स्ट्रिक्टेड मसल्स बोलते हैं और इसको अनस्ट्रिक्टेड मसल्स बोलते हैं। अनस्ट्रिक्टेड मसल्स का मतलब क्या होता है, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, लेकिन रेखित का मतलब ये होता है कि हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। लेकिन यहाँ पर ये अपवाद है, याद रखिएगा कि हृदय की पेशियां रेखित होते हुए भी अथवा ऐच्छिक होते हुए भी ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, क्योंकि इसमें दोनों के सम्मिलित गुण पाए जाते हैं, रेखित तथा अरेखित पेशियों के। इसलिए याद रखिएगा ये पेशियां अनैच्छिक होती हैं। कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं और ये कभी ना थकने वाली होती हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये जो है अरेखित पेशियां या अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। अरेखित पेशियों को क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशियां भी बोलते हैं। ये अनैच्छिक होती हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। इनका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रक है सार्कोप्लाज्मा, जो इसमें जीव द्रव्य भरा होता है उसको सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। इंटरकैरेटेड डिस्क के द्वारा न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग होते हैं। दिस इज ऑल ओवर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू। Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today we will continue our chapter is matter around us flow, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। In this chapter we have earlier discussed what was suspension, है ना, यहाँ तक पढ़ चुके थे suspension तक। आज हम बात करेंगे कोलाइड की। तो कोलाइड क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय के कणों का आकार सामान्य विलयन यानी कि जो नॉर्मल सॉल्यूशन आपका होता है उनके कणों से बड़ा होता है और निलंबन के कणों से छोटा होता है। तो कोलाइड क्या है? आपका बीच का है, सामान्य विलयन के कणों से बड़ा होगा और निलंबन के कणों से छोटा होगा, तो इसके पार्टिकल का साइज क्या है? बीच का है, बीच का। अब देखिए तीनों में डिफरेंशिएशन क्या है, विलयन, कोलाइड और निलंबन। तो पहली बात तो यही है कि विलय के कणों का आकार, ठीक है, आकार ये मेजर याद रखिएगा। अगर विलय के कणों का आकार 10⁻⁻10 मीटर से छोटा है, 10⁻⁻10 मीटर से छोटा है तो वो क्या है? विलयन है। उसी तरीके से कोलाइड की बात करें तो 10⁻7, 10⁻9 सेंटीमीटर, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो कोलाइड में क्या है? 10⁻7 से 10⁻9 सेंटीमीटर, ठीक, इससे छोटा है ये। अब बात करते हैं निलंबन की। तो निलंबन में क्या होता है? 10⁻7 सेंटीमीटर या उससे अधिक। तो यहाँ देखिए 10⁻7 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है, लेकिन यहाँ क्या है? 10⁻7 या इससे ज्यादा, तो ये क्या है? निलंबन है। उसके बाद देखो विलय के कणों को हम इसमें, यानी कि जो विलयन होता है तो विलयन में हम क्या देखते हैं कि विलय के कणों को नहीं देख सकते। कैसे नहीं देख सकते? जब मान लीजिए पानी में आपने शक्कर बोल दी तो क्या शक्कर दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। सो विलय के कणों को हम विलयन में नहीं देख सकते, लेकिन कोलाइड में क्या है? कोलाइड में भी हम विलय के कणों को नहीं देख सकते कि कणों को हमें देखना संभव नहीं है। लेकिन अगर निलंबन है तो कणों को हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे हमने बताया था पानी में आपने मिट्टी डाल दी, पानी में आपने चौक डाल दी, तो क्या है? वो निलंबन बन गया। क्या होती है? चौक जाके नीचे बैठ जाती है, मिट्टी जाके नीचे बैठ जाती है, तो वो क्या बनाते हैं? निलंबन बनाते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं। उसी तरीके से अगर हम विलयन को बिना हिलाए डुलाए रखें तो इसके विलय के कण अलग नहीं होते। अगर हम विलयन को बिना हिलाए डुलाए रखें तो इसमें क्या होता है? विलय के कण अलग नहीं होते हैं। ऐसे ही कोलाइड का क्या है? अगर बिना हिलाए डुलाए रखिए आप तो विलय के कण अलग नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए पानी और नमक के विलयन को आपने रख दिया, कुछ हिलाया डुलाया नहीं, कुछ टच नहीं किया, तो क्या उसमें नमक अलग दिखाई देने लगे? नहीं दिखाई देने लगे। इसी तरीके से कोलाइड का जो विलयन है, जैसे मान लीजिए दूध रखा हुआ है आपने, तो क्या दूध के कुछ पार्टिकल अलग दिखाई देंगे? क्रीम और वो अलग होगी? नहीं होगी। तो इसको बिना हिलाए डुलाए रखने पर इसमें विलय के कण अलग नहीं होते। यहाँ देखिए निलंबन में अगर इसको बिना हिलाए डुलाए आप रखेंगे तो विलय के कण क्या होंगे? नीचे जाके सेपरेट डाउन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द सस्पेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि विलयन क्या है? समांगी मिश्रण होता है। और कोलाइड की बात करें तो ये होता दिखता समांगी जैसा है, लेकिन होता क्या है? विषमांगी। तो कोलाइडल विलयन जो है, कोलाइडी विलयन जो है, उसकी खास बात ये है कि ये दिखता समांगी जैसा है। दूध आपको समांगी विलयन जैसा ही दिखेगा, ये दिखता समांगी विलयन जैसा है, लेकिन होता कैसा है? विषमांगी, ठीक। और ये निलंबन तो पता ही विषमांगी होता है। पानी में चौक बोल दिया, अलग अलग दिखाई देती है, चौक अलग, पानी अलग, ठीक है ना। अब बात करते हैं फिल्टर पेपर या चल पत्र झिल्ली। फिल्टर पेपर तो आपको पता है एक तरीके का पेपर होता है, क्या पत्र झिल्ली भी एक तरीके की मेम्ब्रेन होती है उसी टाइप की। तो इन दोनों से ये विलयन जो है आसानी से गुजर जाता है। कोलाइड क्या है? फिल्टर पेपर से तो आसानी से गुजर जाएगा,
लेकिन अगर हम इसको चर्म पत्र झिल्ली से गुजारेंगे तो ये धीरे धीरे निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, निलंबन फिल्टर पेपर ये चर्म पत्र झिल्ली से नहीं गुजरते, ठीक है। और ये क्या है, इसका एग्जाम्पल देखो, पानी में चीनी घोल दी, पानी में नमक घोल दी और सिरके का, ठीक है। उसी तरीके से कोलाइट भी क्या है, दूध हो गया, ब्लड जो है वो भी आपका कोलाइट का एग्जाम्पल है, टूथपेस्ट है, जेली है, जेली आपने सब दिखाई है, देखिए कोहरा भी देखा हुआ है, ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, कोलाइट के होते हैं बेटा। और निलंबन का एग्जाम्पल गंदला पानी और पेट, ठीक है ना। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन बिटवीन झिल्ली एंड कोलाइट और निलंबन। फिर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है बेटा, तो पहली बात ये भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जो अस्थायी हो, अस्थायी मतलब टेम्परेरी हो, थोड़ी देर के लिए हो, क्षणिक हो, तो उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इन परिवर्तनों में कोई भी चेंज जो है उसके रासायनिक स्टेट यानी जो उसके केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको टच नहीं करता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं और चेंज होने के बाद इनको अपनी मूल अवस्था में बदला जा सकता है। वही अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं बेटा वो स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं और इनमें क्या होता है, उनकी भौतिक स्टेट के साथ साथ यानी भौतिक अवस्था के साथ साथ उनकी रासायनिक अवस्था या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल जो नेचर है वो भी चेंज हो जाता है। तो भौतिक परिवर्तन बेसिकली क्या है, ऐसा चेंज जिसमें क्या है उसकी केमिकल स्टेट चेंज हो जाता है, यानी ऐसा चेंज जिसमें किसी की केमिकल स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो होते हैं रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी और अस्थायी होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक बार चेंज हो गया और अगर आप उसको वापस से अपनी अवस्था में लाना चाहते हैं तो इसमें ला सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं ला सकते। अब जरा डिफरेंसेस हैं वो देखिए। तो पहला क्या है, ये अस्थायी परिवर्तन होता है। तो भौतिक चेंज क्या है बेटा, अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। और है ना, तो भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं। जैसे रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करें तो ये स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। एक बार अगर चेंज हो जाता है तो दोबारा से हम उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है। इसमें क्या है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में जैसे आपने पंखे का स्विच ऑन किया और पंखा चलने लगा, ठीक है, और उसके बाद जब आप ऑफ करेंगे तो दोबारा से बंद भी हो जाता है ना, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन इसमें क्या है, नया पदार्थ बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अगर आपने कच्चे चावल को लेकर के गैस पे रख के बना दिया, पका दिया, तो एक बार अगर चावल पक गया तो क्या दोबारा से आप कच्चे चावल ला सकते हैं, नहीं। तो इसमें क्या है, नया पदार्थ बन जाता है, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सब चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, मूल पदार्थ की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने स्विच ऑन किया, फैन चलने लगा, स्विच ऑफ कर देंगे, फिर से वैसे ही अपनी स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाएगा। तो मूल पदार्थ आपको आसानी से मिल जाता है और इसमें क्या है, मूल पदार्थ आसानी से नहीं मिल पाता है। एक बार अगर चेंज हो गया तो हो गया, क्योंकि ये कैसा चेंज है, स्थायी चेंज है, परमानेंट चेंज है। इसमें क्या रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए जब चेंज ही रासायनिक नहीं है, चेंज ही एकदम टेम्परेरी है, क्षणिक है, तो क्या रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। इसमें क्या रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब इसमें क्या पदार्थ के संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इनके पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है। पदार्थ में जो जो केमिकल है, जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं होता और इसमें चेंज होता है। एग्जाम्पल में देखिए, बर्फ पिघल जाए, पिघलने के बाद वापस आप पानी को रख दीजिए फ्रीजर में, क्या वो जम जाएगा, जम जाएगा। तो बर्फ का पिघलना, जल में नमक का घुलना, नमक को इवेपोरेट कर, भाई पानी को रखिए गैस पर, इवेपोरेट कर दीजिए, नमक नीचे बच जाए। तो ये चेंज कैसे होगा, भौतिक चेंज होगा। लेकिन रासायनिक चेंज में एक बार अगर लोहे पर जंग लग गई तो क्या वापस से वैसा लोहा प्राप्त किया जा सकता है, नहीं, मुश्किल होता है। कागज को जला दिया तो क्या वापस से आप नॉर्मल कागज ला सकते हैं, नहीं, ये भी मुश्किल होगा। तो ये थी क्या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में कुछ आउटलाइन। कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, और केमिकल चेंज क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, इनके इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंज में नया पदार्थ बनता है, ठीक है। और जो केमिकल चेंज है उसके रासायनिक गुणों में, फिजिकल चेंज के रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है। उनके पदार्थ के संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन केमिकल में क्या होता है, पदार्थ के संगठन में भी चेंज होता है। तो ये तो थी बात फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। सो स्टूडेंट्स, अब ये है तत्व यौगिक, क्योंकि हमने बताया था प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंसेस के भी टाइप बताए थे, जिसमें था तत्व और यौगिक। तो जो तत्व होता है बेटा, वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और हर तत्व के परमाणु अपने से दूसरे तत्व से अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए सोना एक तत्व है,
है। सोना आपका एक तत्व है, तो इसके जो परमाणु होंगे वो लोहे के तत्व से भिन्न होंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जब एक ही परमाणु से कोई चीज मिलकर के बनी हो तो वो तत्व है, और हर तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होंगे। जैसे सोना है उसमें केवल सोने के ही तत्व होंगे, परमाणु होंगे। उसी तरीके से लोहा जो है उसमें लोहे के ही परमाणु होंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों के परमाणु आपस में अलग अलग है। यही कहा गया है कि जब एक ही प्रकार के परमाणु से जो चीज मिलकर बनी उसे हम तत्व कहेंगे, और हर तत्व के जो परमाणु होते हैं वो दूसरे तत्व से भिन्न होते हैं। और तत्वों को 3 हेडिंग्स में क्लासिफाई किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी बात करते हैं यौगिक, ये जो टाइप है दोनों आपके इसके बारे में। तो यौगिक क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। और यौगिक के बेटा 2 तरीके के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में बेसिकली क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होना जरूरी है, और अकार्बनिक यौगिक में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। अकार्बनिक यौगिक में कार्बन की कंडीशन नहीं होती। कार्बनिक यौगिक में बेसिकली क्या है कि पृथ्वी से जो भी चीजें निकल रही है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी से जो भी चीजें निकल रही है अकार्बनिक यौगिक हम कहते हैं, ठीक। तो यौगिक की विशेषताएं देखो, यौगिक क्या है, समांगी संगठन यानी जो भी यौगिक होता है उनका संगठन कैसा होता है, समांगी होता है, ठीक है। और जो यौगिक होता है उनमें जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में ही जुड़े होते हैं। यानी यौगिक जब भी बनता है तो तत्व क्या है, एक निश्चित अनुपात में ही जुड़े हुए हैं। यौगिक के जो गुण होते हैं उसके अभिन्न तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। मान लो जैसे कोई यौगिक है, जल एक यौगिक है, जल में कौन कौन सी चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो गुण है वो जल के नहीं होंगे, जल का जो गुण है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि यौगिक के जो गुण होते हैं उनके अभिन्न तत्वों के गुणों से अलग होते हैं। साधारण विधि से अभिन्न तत्वों को हम इनके अलग नहीं कर सकते। यौगिक के जो तत्व होते हैं, अभिन्न तत्व होते हैं, उनको हम साधारण विधि से अलग नहीं कर सकते। इसके निर्माण में क्या है, ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। जब भी आपका यौगिक बनता है तो ऊष्मा निकलती है और अवशोषित होती है। तो आज की इस क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Hello students, have a wonderful morning to one you all. I welcome you on a video lecture class. My dear students, in these days we are studying the topic conversion of sentences, and in that topic we are getting a chance to learn how will we change the affirmative into negative and negative into affirmative. Right? The types of the sentences I already taught you, the types of the sentences. And the first and one more important thing is for you student, I have sent you the PDF of the sentences. You have to note them down on your fair register, and after this you have to do all the exercises that I am giving you as a homework on your video lecture class. So you have to do all the exercises on your fair register, because I told you to purchase an excellent book for English language, and the page number, exercise number I am informing you daily. So you have to do all the exercises on a fair register daily as a homework, right? And you have to only write the rules that I am providing you as a PDF, right? You have not to note down anything from the video lecture class. As I am telling you, as I am informing you something, you have not to note down all these things. You have to only do the work as you have to do only that work which I am giving you as a homework, the exercises, right? So student, we have completed page number 34, the exercise 31 it was completed, exercise 32 it was also completed, page number 35, and then after we have started present indefinite tense, past indefinite and future indefinite. So today we will learn how will we change them. So what is the helping verb of the present indefinite tense? The helping verb of present indefinite tense is present indefinite tense. Okay, the helping verb of this one is do or does. Okay, and the next one is past indefinite. Okay, the helping verb of this one is did, and the future indefinite. Future indefinite
student? Okay. The helping verb of this one is shall will. Shall or. So student, first we see these three types of the tenses. Okay. So do orders. Do orders we use in present indefinite tense. Do orders. Fine. So do is the helping verb that we use with singular subjects and with plural subject. With plural subject we use do, and with singular subject, with plural subject we use do, and with singular subject we use does. Does कब आता है? जब आपका subject singular होता है, जैसे कि मान लीजिए he, she, it, name of any person, and do whenever the subject is in singular, I, we, you, they, and any plural thing just like girls, boys, students, like this. Okay. So how will you change? Suppose that you have there is one sentence for you. Anjali gets up early in the morning. So Anjali does not get up early in the morning. Anjali does not get up early in the morning. Okay. I daily go to my school. I don't go to my school daily. I do not go to my school daily. The boys do their work. The boys do their work themselves. So, the boys do not do their work themselves. The boys do not do their work themselves. Okay. Next sentence. I cook my food myself. I do not cook my food myself. I give an advice to my friend. I do not give an advice to my friend. I always help to needy people. I always help to needy people. I never help needy people. I never help needy people. So student, always and never, they are opposite to each other. They are opposite to each other. I never give you any good thing. You always give me good thing. I always speak truth. I always speak truth. You can't use speaks because I is counted as a plural category. I को plural category में count किया गया है. So I always speak the truth. I never tell a lie. I never tell a lie. The student pay attention in the class. The student always pay attention in the class. The student never pay attention in the class. The student always pay attention in the class. The student never pay attention in the class. I always try to help. I always try to help the poor people. I never try to help the poor people. So student, these are the examples of the present indefinite tense. So how can you change the present indefinite, the affirmative sentences of the present indefinite into negative one? The next one is past indefinite, and in past indefinite, what's the helping verb we use? The helping verb did. The helping verb did is used in past indefinite, and we use second form of the main verb. We use second form of the main verb in past indefinite, and whenever the second form of the main verb, we don't use it. And if the did is used, we have to use the first form of the main verb. Fine. Suppose that. And what's the reason behind it? Because did is itself a second form of the main verb. Did अपने आप में second form है. So we cannot use two second form of the main verb in a single sentence. Okay. So the sentence is, suppose that there is a sentence, I saw you yesterday. I saw you yesterday. I did not see you yesterday. मैंने तुमको कल देखा, मैंने तुमको कल नहीं देखा. So I saw you yesterday. I saw is the second form of the main verb. Yesterday, fine. And when you change into negative one, so I did, you have to use did as a helping. Then after you have to put
not N. Saw is the second form. You have to change it into first form of the verb. So I did not see you yesterday. I did not see you yesterday. Okay. Next sentence. I spoke you something yesterday. I spoke you something yesterday. I did not speak you. I did not speak. Speak is spoke is spoken. Speak is the first form, spoke is the second form, spoken is the third form. So I did not speak you something yesterday. Something yesterday. I taught you English. I taught you English. So I did not teach you English. I did not teach you English. Taught is the second form of the main verb. Teach, taught, taught. Fine. You know the first form, second form, and third form. So teach, taught, taught. Okay. So I taught you yesterday. I taught you English. So I did not teach you English. I did not teach you English. So what we are doing here? We are using did helping verb to change the affirmative sentence into negative. हम लोग क्या कर रहे हैं कि did helping verb को यूज कर रहे हैं जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव में आता है. The same thing we do in interrogative sentence, because interrogative sentences are also started with your helping verb, and did is the helping verb of this sentence. Okay. So these are the sentences for you, and many more sentences. Suppose that there is a sentence: he killed a snake. He killed a snake. So he did not kill a snake. He did not kill a snake. I wrote a letter. I wrote a letter. So I did not write a letter. Write, wrote, written. Write, wrote, written. I did not write a letter. So the I forgave you. I did not forgive you. Right? So student, the last one, that is the future indefinite. In future indefinite we use shall or will. So after this one, after these helping verb, we will use the not word. Suppose that is the sentence: I shall fly a kite. I shall not fly a kite. I'll write a letter to you tomorrow. I'll not write a letter to you. He will help me. He will not help me. So these are the sentences: present, past, and future indefinite. And the exercise related to this one, that is given on page number 36, exercise 33. Page number 36 and exercise number 33. This is your homework. You have to do. So student, you have to do this one on your prayer register, and the rules you have to learn from the PDF. So that is enough for you today. Till then, have a nice day. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 9 विषय हिंदी पेज नंबर 59 में बच्चों संधियां में पढ़ा रही थी आपको। उसमें मैंने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई थी और इसके बाद हम गुण संधि आपको पढ़ा रहे हैं। बच्चों देखिए, गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुणा। तो याद रखिए, गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुणा। अब इसका नियम देखिए, क्या नियम होता है। यदि आ अथवा बड़ा आ के पश्चात हर्ष या दीर्घ, हर्ष माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, ई, उ, री, लिरी आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए यानी ई का ए, उ का ओ, री का अल और ली का अल हो जाता है। जैसे देखिए बच्चों, यदि आ अथवा बड़ा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा, ई, उ, री, ली आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ई का ए,
ऊ का ओ, री का अल और री का अल हो जाता है। अब बच्चों मैं आपको उदाहरण पढ़ा रही हूँ, देखिए। जैसे संधि शब्द है नरेंद्र, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं नर प्लस इंद्र। अब देखिए, छोटा प्लस छोटी बराबर क्या हो गया, ए। ये यहाँ पर ए की मात्रा नरेंद्र में लगी है। छोटा प्लस ई बराबर आए। दूसरा शब्द है महेंद्र, इसी की भांति है। इसमें महा प्लस इंद्र। इसमें भी देखिए बड़ा, ऊपर लिखा है छोटा या बड़ा, तो यहाँ बड़ा प्लस ई बराबर क्या हो गया, ए। एक शब्द और इसका देखिए, अगला शब्द है देवेंद्र। अगला शब्द है देवेंद्र। देवेंद्र का संधि विच्छेद देव प्लस इंद्र। अब इसमें देखिए छोटा प्लस छोटी बराबर क्या हो गया, आए। अब अगला शब्द आता है भाग्योदय। भाग्य प्लस उदय। अब इसमें देखिए छोटा प्लस उ, छोटा प्लस उ बराबर क्या हो गया, ओ। ये ऊ का ओ। अगला शब्द है सूर्योदय। ये भी इसी भांति है, सूर्य प्लस उदय। इसमें भी छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। अगला शब्द है परोपकार। पर प्लस उपकार। छोटा प्लस ऊ बराबर ओ। अब बच्चों आइए री में, री के कुछ उदाहरण देख लें। जैसे शब्द है देवर्षि, तो देव प्लस ऋषि। छोटा प्लस री बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, हर। इसी का दूसरा उदाहरण देखिए, देवर्षि, महर्षि, सॉरी महाधनिषि। महाधनिषि बड़ा प्लस री बराबर क्या हो जाएगा, अर। अब बच्चों ली का उदाहरण देख लें। जैसे शब्द है तवल्लकारा, महल्लकारा, ममल्लकारा।
देखिए पहले तवल लकारा का तो प्लस लिकारा, तो प्लस लिकारा, छोटा प्लस री बराबर क्या हो जाता है, अल हो जाता है। इसका दूसरा उदाहरण और देख ले, जैसे है ममल्यकारा, तो मम प्लस लिकारा, छोटा प्लस लिरी बराबर क्या हो गया, अल। ये बच्चों गुण संधि है। एक बार मैं फिर जो कुछ ब्लैक बोर्ड में लिखा है उसको आपको बताती हूँ। सबसे पहले गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। बच्चों मैं रिपीट कर रही हूँ, गुण संधि देखिए, सबसे पहले गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा, उसको याद रखेंगे। फिर नियम में आइए, यदि आ अथवा बड़ा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, छोटी, छोटा ऊ, री, लरी आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ई का ए, ऊ का ओ, री का अर और री का अल हो जाता है। इसी के अंतर्गत मैंने उदाहरण 3, 3, 4, 4 लिखे हुए हैं। देखिए जैसे शब्द है नरेंद्र, जैसे शब्द है नरेंद्र, तो नरेंद्र का संधि विच्छेद हुआ नर प्लस इंद्र, तो छोटा प्लस छोटी बराबर क्या हो गया, ए। फिर दूसरा शब्द है महेंद्र, महा प्लस इंद्र, बड़ा प्लस ई बराबर ए। अगला शब्द है ए से ही संबंधित है देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, छोटा प्लस ई बराबर ए। अब ऊ वाले में आ जाइए। जैसे पहला शब्द लिखा है भाग्योदय, तो भाग प्लस उदय, तो छोटा प्लस ऊ बराबर क्या हो गया, ओ। अगला शब्द है सूर्योदय, सूर्य छोटा प्लस ऊ बराबर क्या हो गया, ओ। अगला शब्द है परोपकारा, तो परोपकारा का संधि विच्छेद जब करेंगे तो पर प्लस उपकारा, छोटा प्लस ऊ बराबर ओ हो गया। अब बच्चों री से संबंधित उदाहरण देख लें। जैसे शब्द है देवर्ष, तो देवर्षि का संधि विच्छेद होगा देव प्लस ऋषि, तो छोटा प्लस री बराबर क्या हो गया, आर हो जाता है। अगला शब्द है महर्षि, तो महा प्लस ऋषि, इसमें देखिए बड़ा प्लस री बराबर अर। अगला उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ री का। शब्द है तवल्यकारा, तो इसका संधि विच्छेद होगा तव प्लस लिकारा, यानी छोटा प्लस री बराबर अल हो जाता है। बच्चों ये बाय मिस्टेक जो है इस उदाहरण शब्द में यहाँ ला नहीं बनेगा, ठीक है। ये शब्द मैं दोबारा लिखे देती हूँ। शब्द है ममल्यकारा, तो इसका होगा मम प्लस लिकारा, और इसका
छोटा प्लस बी बराबर आई हो जाता है। तो बच्चों ये गुण संधि, पहले दीर्घ संधि फिर गुण संधि, दोनों का अध्ययन आपको करना है और क्लास वर्क की कॉपी में से नोट करना है। हेलो स्टूडेंट, आज हम बीजगणितीय सर्वसमीकरण एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में अगली आइडेंटिटी पढ़ेंगे 9th नंबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपने पिछली क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 8 में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा? ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सर्वसंख्या हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसको देखिए हम पक्षांतर करेंगे। 3ab a प्लस बी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर में क्या है? a क्यूब प्लस b। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा? a प्लस बी दोनों से हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। a प्लस बी कॉमन लेने पर देखिए क्या बचेगा? a प्लस बी से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? a प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल होगा, 3ab आएगा बराबर में क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब। अब अगले स्टेप में देखिए, हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab है बराबर क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा? a प्लस b बराबर ब्रैकेट में क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab माइनस 3ab माइनस होगा क्या आएगा? माइनस ab। तो यहां से देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या मिल जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर मिल जाएगा a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। ठीक है बच्चों, यही सब समीकरण है। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या है? फार्मूला हमने बताया आपको, a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी देखिए प्रूफ हो गया। अब आइए अगली सर्व समीकरण देखते हैं। अब अगली सर्व समीकरण देखते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होगा? a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। अगली सर्व समीकरण है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। अब आइए इसको हल करते हैं। हम जानते हैं a प्लस a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है? ये सब समीकरण हमने लास्ट वीडियो क्लास में पढ़ी थी। a माइनस b का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। a क्यूब a माइनस b का होल क्यूब क्या पढ़ा था? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब आइए इसको पक्षांतर करेंगे। a माइनस b का होल क्यूब माइनस 3ab इधर आएगा प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b बराबर में क्या है? a क्यूब माइनस b। अब अगले स्टेप में देखिए, यहां से a माइनस b कॉमन ले लेंगे। a माइनस b कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। जब हम a माइनस b से भाग देंगे a माइनस b के होल क्यूब में, तो एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर बचेगा आपका a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b से a माइनस b कैंसिल होगा, क्या बचेगा? प्लस 3ab बराबर में क्या है? a क्यूब माइनस b। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा?
a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3ab है a क्यूब माइनस b क्यूब। अगले स्टेप में देखिए a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3ab माइनस 2ab करेंगे तो ये आएगा प्लस का ab बराबर क्या है a क्यूब माइनस b। देखिए यहां से हमें सर्वसंख्या मिल गई a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। ठीक है बच्चों, ये अगली सर्वसंख्या में 10वीं सर्वसंख्या मिल गई क्या? a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है बच्चों, अब आइए इन दोनों सर्वसमीकरणों पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, इन दोनों ही सर्वसमीकरणों पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम लोग a क्यूब प्लस b क्यूब पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका a क्यूब प्लस 27, a क्यूब प्लस 27, इसका हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है? का मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमीकरण का प्रयोग करके हमें इसका मान ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं। a क्यूब प्लस 27, 27 को हम क्या लिखेंगे? 3 का क्यूब लिखेंगे। 3 का क्यूब 27 होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब। आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा? a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। तो यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब लगाएंगे हम। a के स्थान पर a है और b के स्थान पर क्या है? 3 है। तो अब देखिए क्या होगा? a प्लस 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, a इंटू 3। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा? a प्लस 3 a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस 3। ठीक है, इसको हम अरेंज करेंगे घात के घटते हुए क्रम में। तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका x क्यूब माइनस 64 का मान ज्ञात करना है। यहां पर हम सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब। आइए देखते हैं। x क्यूब माइनस 64 को क्या लिखेंगे? 4 का क्यूब होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64। तो यहाँ पर देखिए सर्वसमीकरण हम लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब क्या आएगा? a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। इस सर्वसमीकरण का हम प्रयोग करेंगे। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब, a के स्थान पर 4 है, b के स्थान पर, a के स्थान पर क्या है? x है और b के स्थान पर 4 है। ठीक है, a के स्थान पर x और b के स्थान पर 4 है। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होगा? a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a इंटू b, b के स्थान पर 4। अब अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा? x माइनस 4, x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा प्लस 4x। तो ये देखिए क्या बनेगा? x माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ये आपका क्या है? आंसर। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न के गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट है आपका 7a माइनस 5b 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर। देखिए इसको क्या लिखेंगे हम? 7a माइनस 5b है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 49a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर प्लस
25b स्क्वायर को हम लिखेंगे 5b का होल स्क्वायर। 35ab है, इसको क्या लिखेंगे 7a into 5b, 7 5 जा 35 a into b ab। अब देखिए यहाँ पर अगले स्टेप में 7a minus 5b, 7a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 7a into 5b। यहाँ पर हम सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यहाँ पर हम सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो यहाँ पर देखिए a के स्थान पर क्या है 7a माइनस 5b, a स्क्वायर 7a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5b का होल स्क्वायर प्लस a into b, 7a into 5b। तो ये क्या बनेगा a क्यूब माइनस b क्यूब। a के स्थान पर 7a है और b के स्थान पर क्या है 5b। a क्यूब माइनस b क्यूब, 7 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 343, 343 आएगा, a का क्यूब आएगा माइनस 5 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 125 आएगा, 125 b क्यूब। तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया 343 a क्यूब माइनस 125 b क्यूब। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आइए इसका दूसरा पार्ट हम हल करते हैं। दूसरा पार्ट हल करते हैं, देखिए m प्लस 3m, m स्क्वायर माइनस 3n को हम 9n स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 3n का होल स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a into b, a के स्थान पर m है, m into 3n मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3mn आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए m का स्क्वायर है, इसको m का होल स्क्वायर लिखेंगे, 9n स्क्वायर को क्या लिखेंगे 3n का होल स्क्वायर लिखेंगे, m into 3n। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। अब इसको देखिए क्या होगा m प्लस 3n, m स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3n का होल स्क्वायर पहले लिख देंगे माइनस m into 3n, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a into b। a के स्थान पर m है और b के स्थान पर 3n है, तो यहाँ पर सर्वसमीकरण क्या लिखेंगे a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब। तो यहाँ पर क्या आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, 3n का होल क्यूब, m क्यूब हो जाएगा 3n का होल क्यूब क्या आएगा 3 का क्यूब 27 और n का क्यूब करेंगे तो ये आएगा n क्यूब। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया m क्यूब प्लस 27 n क्यूब। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं x स्क्वायर माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x की पावर 4, इसका भी आपको गुणनफल करना है। देखिए x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख देंगे, x की पावर 4 को हम लिखेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, पावर्स का मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, x स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 into x स्क्वायर, गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा हमें x स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर into 1। यहाँ पर सर्वसमीकरण लगेगी a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या होगी सर्वसमीकरण a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। तो यहाँ पर देखिए a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a के स्थान पर क्या है x स्क्वायर है और b के स्थान पर 1 है। तो देखिए सर्वसमीकरण लगाएंगे a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, a के स्थान पर है x स्क्वायर और b के स्थान पर 1 है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 माइनस 1, ये आपका क्या है आंसर है।
ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू SUI ऑनलाइन क्लास 9th ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में, बल और गति के नियम में। स्टूडेंट्स, न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम क्या था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, या एक समान गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। स्टूडेंट्स, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जड़त्व क्या हुआ? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। और स्टूडेंट्स, जो जड़त्व है वो किस पर डिपेंड करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। जड़त्व, इसको क्या कहते हैं? इनर्शिया। और ये किस पर डिपेंड करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसमें फोर्सेस किस टाइप के होंगे? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि जब कोई फोर्सेस हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं और उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है तो वो फोर्सेस कैसे होते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस और संतुलित फोर्सेस, संतुलित बल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, संतुलित जब संतुलित बल अप्लाई करेंगे, मान लीजिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, उस पर कोई संतुलित बल अप्लाई करे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो कितना रहेगा? 0। और ऑब्जेक्ट का वेग 0 रहेगा तो इसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहेगा, उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? स्टे एट रेस्ट। नेक्स्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उस पर आपने संतुलित बल लगाया, तो संतुलित बल लगाने पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब उसकी चाल 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसका वेग होगा। तो यहाँ पे v इज नॉट इक्वल टू 0, बट जो त्वरण होगा, त्वरण यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि जो इसकी चाल है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, इसका मतलब इसकी चाल में कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका त्वरण कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? गति की अवस्था में ही रहेगा, स्टे एट मोशन, गति की अवस्था में ही रहेगा, सेम स्पीड और उसी डायरेक्शन में। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? आपके संतुलित बल। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में संतुलित बल का इफेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा संतुलित बल अप्लाई करने पर, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसमें संतुलित बल कार्य करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है जड़त्व। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, विराम में जड़त्व, या आप कह सकते हैं विरामावस्था में जड़त्व। इनर्शिया इन
रेस्ट। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गति में जड़त्व, गति में जड़त्व, इनर्शिया इन मोशन। नेक्स्ट आपका हो जाएगा दिशा में जड़त्व, दिशा में जड़त्व, इनर्शिया इन डायरेक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए विराम में जड़त्व के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। जैसे विराम में जड़त्व है तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, आप किसी बस में बैठे हैं, ठीक है, बस अगर अचानक से स्टार्ट होती है तो क्या होता है, हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, विराम में जड़त्व, इनर्शिया इन रेस्ट, क्योंकि हमारी बॉडी किस में थी, रेस्ट में, और अचानक से बस स्टार्ट हो गई तो हमारी बॉडी क्या करती है, गति में जाने का विरोध करती है, ठीक है, अपनी स्टेट में ही रहना चाहती है, इसलिए क्या होता है, हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब आप किसी पेड़ की डाल को पकड़ के हिलाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो फ्रूट्स लगे होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, वो गति का विरोध करते हैं, ठीक है। पेड़ कैसा था, पहले रेस्ट में था, जब आप उसको पकड़ के हिलाते हैं तो वो मोशन में आ जाता है, बट उसमें लगे जो फ्रूट्स होते हैं वो मोशन का विरोध करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर कोई कारपेट लें आप, कारपेट को अगर किसी स्टिक की मदद से पीटे तो क्या होता है, उसमें जितने भी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे नीचे गिर जाते हैं और आपकी कारपेट साफ हो जाती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गति में जड़त्व, इनर्शिया इन मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर आप किसी बस में या ट्रेन में बैठे हुए हैं, अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगा देता है तो क्या होता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बस या ट्रेन चल रही थी उसके साथ में हमारी बॉडी भी मोशन कर रही थी। अचानक ब्रेक लगाने पर क्या होता है, हमारी बॉडी उस मोशन को स्टॉप करने का अपोज करती है, इसलिए क्या होता है, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कोई एथलीट है, वो लॉन्ग जंप करने के लिए पहले थोड़ी देर दौड़ता है, दौड़ने के बाद फिर जंप करता है, इससे वो ज़्यादा लंबी कूद लगा लेता है। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दिशा में जड़त्व, इनर्शिया इन डायरेक्शन, इनर्शिया इन डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आप किसी बस या कार में बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जब बस को हम राइट साइड में टर्न करते हैं तो हमारी बॉडी लेफ्ट साइड में टर्न हो जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है इनर्शिया इन डायरेक्शन। हमारी बॉडी जो है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे उस डायरेक्शन का अपोज होने पर क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्या हो गए, इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन एंड इनर्शिया इन डायरेक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।